Hello everyone, I am Sanjay Verma. Again welcome you in grammar lessons. Today we are going to start one more important topic of your syllabus, that is active and passive voice. It is one of the most important topics of English grammar which you might have read and which you are reading from last many years, because this topic generally starts from class 6th, 7th, 8th, 9th, means 10th, 11th, even graduation. It is everywhere in the syllabus and we people are going through it, but still many students are there who are facing a lot of problem in clarifying the concepts related to active and passive voice. इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. आज आपको मैं एक सिंपल से एक बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने जा रहा हूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं और इनको हम किस तरह से क्या है कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. तो आप ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट, एक एक रूल मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाऊंगा. मैं विद एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज देयर in the topic and how can we build the concept of changing active voice into passive voice. Before going for the topic, I would like to let you know exactly what is active voice and what is passive voice. आपको इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इनका यूज क्या होता है और जनरल कंसर्न में क्या है कि हमारे कहाँ यूज होता है ये. क्योंकि बहुत से लोगों को ये मन में रहता है कि ये टॉपिक है हमारे सिलेबस में, पर क्यों इनको क्यों पढ़ रहे हैं हम, किस लिए, क्या यूज है इनका. तो इनका यूसेज जाना बहुत जरूरी है. तो हम सबसे पहले बात करेंगे हम एक्टिव वॉइस की कि एक्टिव वॉइस का यूज क्या है हमारे लिए और हम इसको कैसे यूज करते हैं. एक्टिव वॉइस हियर जो नेम है इसका एक्टिव, एक्टिव का मतलब एक्टिव होना कोई चीज. तो एक्टिव इसके नेम में सब कुछ इसकी क्लैरिफिकेशन है. सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन इज एक्टिव. एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है हु इज डूइंग द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, जो कि एक्शन करता है. तो अगर वो सब्जेक्ट एक्टिव है किसी सेंटेंस के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट अगर एक्टिव है तो इट मींस इट इज एन एक्टिव वॉइस. वो क्या है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा एक्टिव है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. महक गेव ए स्पीच ऑन टीचर्स डे. टीचर्स डे पर महक ने एक स्पीच दी. सो मींस हियर द डूअर ऑफ द एक्शन इज महक. इस सेंटेंस में क्लियर कट शो हो रहा है कि महक सब्जेक्ट है और वो एक्टिव है यहां पे और अच्छे से हमें सामने दिख रहा है. दूसरे सेंटेंस में नीना इज कुकिंग फूड. अब नीना सब्जेक्ट है यहां पे और क्लियरली यहां पे हमें विजिबल है कि नीना इज एक्टिव हियर. पायल इज राइटिंग ए लेटर. पायल इज सब्जेक्ट यहां पे एंड सी इज प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन दिस सेंटेंस. तो इन सेंटेंसेस में आपने देखिए जो सब्जेक्ट है हमेशा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली हमारे सामने दिख रहा है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सभी के सभी जो सेंटेंस है वो आपके एक्टिव वॉइस से बने हुए, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है हमारे. अब इसको हम क्या यूज करते हैं, कहां यूज होता है ये. यूसेज की बात करें क्लैरिटी के लिए, क्योंकि क्लैरिटी का मतलब क्या होता है कि इससे हमें क्लियर हो जाता है कि कौन करने वाला एक्शन है. क्योंकि जब तक हमें पता नहीं हो एग्जैक्टली किसी सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है और क्लियरली हमें नहीं पता लगेगा तो उस सेंटेंस का हम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लगा पाएंगे. इसलिए हमारी क्लैरिटी के बहुत कंसाइजनेस. इसके अंदर क्या है कि हमें जब सब्जेक्ट का पता होता है जो एक्टिवली रोल कर रहा है, तो हमें क्या है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी बात के अंदर क्या है कि हमारे अंदर कंसाइजनेस आ जाती है, मतलब क्या उसको ब्रीफनेस आ जाती है कि भी एक टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ रहा है. और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो हु इज डूइंग द कम्युनिकेशन एंड हु आर प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन द कम्युनिकेशन. ये चीजें एक्टिव वॉइस के अंदर होती है और इसलिए क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी एक्टिव वॉइस का यूज होता है. अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की. सेकंड जो हमारा है वो है पैसिव वॉइस. पैसिव जिसके नाम में ही पहले एक्टिव था, पैसिव. अब जिसमें क्या होता है सब्जेक्ट, पहले हमने एक्टिव वॉइस में क्या देखा कि सब्जेक्ट था वो एक्टिव था. इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट एक्टिव ना होकर पैसिव हो जाए. यहां पे मींस एक्शन करने वाला क्या एक्टिव ना होके पैसिव हो जाए तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं. इसमें क्या होता है, एक्शन जिस पे हो रहा है वो एक्टिव हो जाता है. देखिए
ये चीज समझने के लिए आपको एक सेंटेंस बनाना है। कोई भी सेंटेंस आप देखें, ही इज राइटिंग ए लेटर या राम इज राइटिंग ए लेटर, यहां पे क्या है, राम लिखने वाला है, क्या लिख रहा है, एक लेटर लिख रहा है। तो यहां पर क्या है कि दो पार्ट हो गए हमारे सेंटेंस के, एक सब्जेक्ट हो गया हु इज डूइंग द एक्शन, राम इज राइटिंग ए लेटर, ए लेटर है जिसपे काम हो रहा है, जिसपे एक्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव है उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और जिसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाए, जिसमें सब्जेक्ट पैसिव हो जाए और ऑब्जेक्ट मींस जो लेटर को हम क्या है कि एक्टिव कर दें और जो सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव में ले जाएं, तो उसको हम पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट और रिसीवर ऑफ द एक्शन इज एक्टिव हियर। मैंने आपको सेंटेंस बताया था, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। अब यहां पे क्या था, जो सेंटेंस था हमारा, राम इज राइटिंग ए लेटर, उस सेंटेंस को हमने क्या किया, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। हमने क्या किया, फर्स्ट सेंटेंस में राम एक्टिव है, राम इज राइटिंग। दूसरे में क्या है, लेटर इज बीइंग रिटन। यहां पे क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट था वो एक्टिव हो गया और जो सब्जेक्ट था बाय राम वो पैसिव मींस बैक में चला गया। तो मींस बैक में जाने से क्या, पैसिव होने से क्या है कि वो पैसिव वॉइस बन गया। तो हमारा जो फर्स्ट यूसेज है इसका वो यही है कि ऑब्जेक्ट है जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, ए लेटर, जो आपने सेंटेंस मैंने आपको भी दिया है उसमें, तो वो जब एक्टिव हो जाए तो उसको हम पैसिव वॉइस का नाम देते हैं। इट यूज टू एम्फसाइज द एक्शन। कई बार क्या होता है कि एक्शन करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक्शन जिस पे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए, देखिए बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के अंदर पैसिव वॉइस का यूज बहुत ज्यादा होता है। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के अंदर मीनिंग क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वहां पर जो भी नोटिस लिखे जाते हैं, जितने भी सर्कुलर्स होते हैं, मेमोज होते हैं, उनमें पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होता है कि भी लिखा किसने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पर लिखा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, द फर्स्ट सेंटेंस है, द नोटिस वाज गिवन इन द मीटिंग। अब देखिए, मीटिंग में नोटिस दिया गया किसी को, किसने दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज द नोटिस। द नोटिस वाज गिवन इन द मीटिंग। यहां पर क्या है कि नोटिस को हमने एक्टिव कर दिया। यहां पे नोटिस है वो क्या है कि हमारे पास प्लेइंग एन एक्टिव रोल हियर, सो मींस दिस इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये पहचान होती है, जो फर्स्ट पॉइंट था, एम्फसाइज एक्शन, क्रिएट एन अथॉरिटेटिव नोट। अथॉरिटेटिव नोट लगाना मतलब मोबाइल फोन्स आर स्ट्रिक्टली बैंड इन द स्कूल प्रेमिसेस, माय मोबाइल फोन्स आर स्ट्रिक्टली बैंड इन द ऑफिस। अब देखिए क्या है, यहां पर बैन किसने किए इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमें पता ही नहीं है या हमें जानना ही नहीं है। तो मेन चीज क्या है, इट इज टू क्रिएट एन अथॉरिटेटिव नोट। अथॉरिटेटिव नोट का मतलब कहते हैं कि एक चीज को एम्फसाइज करके अथॉरिटेटिव नोट बनाना। मोबाइल फोन्स आर स्ट्रिक्टली बैंड, स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ड्रिंकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हियर। तो ये क्या हो गए हैं हमारे, ये हमारे क्या हो गया कि पैसिव सेंटेंस हुई हैं, पैसिव वॉइस बने हमारे। इन पैसिव सेंटेंसेस के अंदर क्या हो गया कि अथॉरिटेटिव नोट हो गया, प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक्चुअली फिर मैं कहूंगा आपको, जितने भी बिजनेस कोरेस्पोंडेंस होते हैं, आप देखेंगे बहुत से न्यूज़पेपर की हेडिंग्स पढ़ेंगे आप, उनके अंदर पैसिव फॉर्म का यूज होता है। बहुत से लेटर लिखे जाते हैं, बहुत से नोटिस लिखे जाते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है कि हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, पैसिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मोड है ये, इस तरह का जो मोड है वो क्या है कि प्रेफर किया जाता है हमारे बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के अंदर, बिजनेस के अंदर हमारे। अब देखिए, द मैसेज हैज बीन मिस इंटरप्रेटेड। अब देखो, इंटरप्रेट किसने किया इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज दैट उसको मिस इंटरप्रेट हो गया। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव हो गया, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस बन गया है। द डिसीजन वाज टेकन दैट नो लीव्स वुड बी सैंक्शन। और कई बार क्या होता है कि जो एक्शन लेने वाला होता है उसका हमें नाम छुपाना होता है, उसको हमने एक्टिवली नहीं ओपन करना होता, इसलिए कहा गया ना, द नोटिस वाज गिवन इन द मीटिंग, द डिसीजन वाज टेकन, पैसिव वॉइस बन गया ना क्या, दैट नो लीव्स वुड बी सैंक्शन। लीव सैंक्शन नहीं होगी। अब सैंक्शन कौन नहीं करेगा या डिसीजन किसने लिया है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। द थिंग इज कि एक प्रेफर्ड मोड हो गया, ये एक अथॉरिटेटिव नोट हो गया, यहाँ पे एक प्रकार के एक्शन वो एम्फेसाइज हो रहा है यहाँ पे कि डिसीजन ले लिया गया है, लीव्स नहीं सैंक्शन होंगी। तो मींस क्या हुआ कि पैसिव वॉइस है, इस पैसिव वॉइस दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड इन द फॉर्मल कम्युनिकेशंस, particularly इन द बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के अंदर क्या है कि इस तरह के मोड का यूज किया जाता है। तो ये पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे, इसलिए क्या होता है हमें सीखना बहुत जरूरी है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए सीखते हैं हम।
एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, रूल्स मैं आपको वन बाय वन एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। आप अपना मॉड्यूल भी पढ़ सकते हैं, मॉड्यूल से भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, पर आपको मैं विद एग्जांपल्स विद क्लैरिफिकेशन ईच एंड एवरी रूल को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। आप ध्यान से सुनिए। रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल हमारा क्या है? द फर्स्ट रूल इज अबाउट द चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहला रूल इसमें क्या होता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल हमारे पास, सोहन इज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? सोहन। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। अब क्या करेंगे हम? जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला रूल क्या है? हमने क्या किया, पैसिव वॉइस को हमने ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ए लेटर। सोहम जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने, सॉरी सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, सोहन। जो फर्स्ट रूल समझ में आया आपको कि सोहन जो सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट में ले आए और ऑब्जेक्ट था ए लेटर, उसको हमने ले आए। सेकंड सेंटेंस यू कैन सी, राम किक द बॉल। राम यहां पे सब्जेक्ट है, हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, यहां से उठा के हम इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। और यहां पे बॉल क्या है? बॉल एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने की उठा के सब्जेक्ट बना दिया। तो जब हम एक्टिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, सबसे पहला रूल हमने सीखना है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है और ऑब्जेक्ट होता है उसको हम आगे लाके सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सोहन इज राइटिंग ए लेटर, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय सोहन। राम किक द बॉल। अब देखिए राम सब्जेक्ट है, अब द बॉल ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे, द बॉल वॉज किक्ड बाय राम। इसके जो अदर रूल्स हैं वो आपको बाद में देखेंगे कि हमने वर्ब्स को कैसे चेंज किया है, बाय क्यों यूज किया है, फॉर्म कौन से यूज किए हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। पर फर्स्ट रूल आप ध्यान रखें, इन रूल्स को आप टिप्स पे रखिए अपने, कि एक एक रूल जो हम कभी भी सेंटेंस को जब चेंज करते हैं तो किस तरह से चेंज करते हैं हम, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से रूल नंबर फर्स्ट जो हमारा है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, सेकेंड रूल इज ऑफ चेंज ऑफ वर्ब। मीन्स हमने कोई सेंटेंस हमारे सामने आया, उसके अंदर क्या किया हमने? सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। सोहन इज राइटिंग ए लेटर, तो हमने सोहन को इधर ले आए, राइटिंग ए लेटर, ऑब्जेक्ट को हमने आगे ले आए, ए लेटर। लेटर के बाद अब जो दूसरा रूल अब काम करेगा हमारा, वो क्या है? चेंज ऑफ वर्ब। वहां पे वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इज वर्ब है राइटिंग। इज राइटिंग मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। ये जो वर्ब है, इस वर्ब को हमने चेंज करना है। इस वर्ब के रूल्स हैं कुछ चेंज करने, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है, या डू या डज का यूज किया गया है, डू नॉट, डज नॉट, या डू या डज को इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया गया है, तो हम उसको चेंज करके हम क्या कर देंगे? वर्ब में उसकी जगह इज एम आर लगा देंगे, प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। वैसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? पैसिव वॉइस में हमेशा यूज होती है, हर जगह यूज होती है। अब दोबारा ध्यान से देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर होती है या डू और डज होता है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इज एम आर में। एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। देखिए, सी रीड्स ए बुक, सी रीड्स ए बुक। एग्जांपल देखिए आप, मैंने क्या कहा था? फर्स्ट फॉर्म या डू या डज हो तो हम क्या करेंगे? उसको हम चेंज कर देंगे, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम। अब हमने क्या किया? फर्स्ट रूल था हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, हमने किया। फिर दूसरा रूल नंबर 2 हमारा क्या था? चेंज ऑफ वर्ब। वर्ब हमारी रीड्स फर्स्ट फॉर्म थी हमारी, फर्स्ट फॉर्म को हमने क्या किया? इज एम आर। अब क्योंकि बुक सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, ये बुक्स होता है तो हम आर लगाते, अगर ये पे आई होता तो हम एम लगा देते। तो हमें क्या, सब्जेक्ट को देख के ही वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ए बुक इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रीड की थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड थर्ड फॉर्म होती है। तो हमने इसको अब जो रूल नंबर सेकंड अप्लाई कर दिया हमने कि फर्स्ट फॉर्म को हम क्या है? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं रूल नंबर सेकंड। अगर सेकंड फॉर्म दी गई हो या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, क्योंकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? सेकंड फॉर्म जब लगी होती है उसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो अगर सेकंड फॉर्म आती है, डिड प्लस होते हैं, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में। तो अब हम यूज करेंगे वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड फॉर्म, अब सीता में देखो मैंने रीड्स के साथ एक यहां पे ना एक एग्जांपल और आपको ऐड कर दिया था। यहां पे रीड,
यहां पे हमने यूज कर दिया था रीड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो क्या होता है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज रेड बाय सीता। यहां पे मैंने दो एग्जांपल एक साथ जोड़ दिए थे, सीता रीड्स ए बुक, सीता रेड ए बुक। रीड्स मीन फर्स्ट फॉर्म, रेड मीन सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है तो हम देखिए मैंने आपको इसके नीचे लिखा है वाज, इसके नीचे लिखा है इज। तो मींस क्या है कि अगर फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होती है तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम। ये रूल नंबर सेकंड था। इसके बाद होता है अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में इज एम आर या वॉज वर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस बीइंग जोड़ देंगे और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। प्लस बीइंग का मतलब क्या है, इज एम आर वॉज वर का मतलब इज एम आर मींस इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में, या वॉज बीइंग और वर बीइंग में चेंज कर देंगे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अब देखिए इज का यूज किया है, सीता इज रीडिंग ए बुक। देखो एक सेंटेंस से मैंने मल्टीपल सेंटेंस बनाए हैं, उसके हमने वर्ब चेंज कर दिए। सीता इज रीडिंग ए बुक, हमने क्या किया, सीता इज बीइंग रेड, सॉरी ए बुक इज बीइंग रेड। पहला रूल था हमने बुक को हमने आगे ले आए। दूसरा रूल क्या था कि इज को हमने क्या बनाया, इज बीइंग में कन्वर्ट कर दिया। वॉज होता तो वॉज को वॉज बीइंग कन्वर्ट कर दिया, तो मींस देन रीडिंग को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया रेड। रीडिंग इज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म है, इसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया रेड। तो ये क्या बन गया, ए बुक इज बीइंग रेड बाय सीता, और वॉज होता तो ए बुक वॉज बीइंग रेड बाय सीता। चलिए सेकंड रूल में आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस में हैज हैव हैड होता, हैज हैव हैड, तब हम क्या करते हैं उसमें प्लस में बीन लगा के, मींस हैज हैव हैड को हैड बीन और हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। देखिए एग्जांपल देखते हैं। सीता हैज रेड ए बुक, सीता हैड रेड ए बुक। चाहे हैज हो चाहे हैड हो, उसके साथ हमने क्या कर दिया, बीन प्लस कर दिया, प्लस में थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो मींस क्या है, हैज बीन हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हमने यहां कर दिया है। चलिए एक रूल और देखते हैं, मॉडल्स। मॉडल्स आप देखते हैं मॉडल एक्सिलरीज होती हैं जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, सैड, शुड, वुड, ought to, dare not, need not, ये बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। अगर मॉडल्स आपका एक्टिव वॉइस में आता है और हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें प्लस बी लगा के थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं हम। सीता कैन रीड ए बुक, मैं कैन वाला एग्जांपल पहले ले रहा हूं। कैन को मैंने क्या किया, कैन बी, सीता ए बुक कैन बी रेड बाय सीता। अगर विल का यूज होता तो मैंने क्या करता, विल बी का यूज हो जाएगा यहां पे। अगर विल है तो विल बी, कैन है कैन बी, वुड है तो वुड बी, कुड है तो कुड बी, शुड है शुड बी, मे है मे बी, माइट है माइट बी, एंड नीड नॉट बी, डेयर नॉट बी, ऑट टू बी। तो जितने भी मॉडल्स हैं हमारे, उन मॉडल्स के साथ प्लस में बी का यूज करके हम थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। ये आपका है रूल नंबर सेकेंड। थ्रो एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बताइए अपने अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया, प्लीज राइट डाउन। चलिए अब रूल नंबर थर्ड की बात करेंगे हम। रूल नंबर थर्ड में क्या होता है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। कई बार क्या होता है जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, अगर किसी का नेम होता है, कोई नाउन होता है तो नो प्रॉब्लम, राम है उसको राम ही रखेंगे, श्याम है श्याम, द टीचर है तो द टीचर रखेंगे, द मोंकी है तो मंकी रखेंगे, द डॉग है डॉग रखा जाएगा। बट अगर उसकी जगह कोई प्रोनाउन आ जाता है, ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, तो इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाते हैं, इस तरह के प्रोनाउंस का हम कैसे यूज करेंगे। देखिए प्रोनाउंस के अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि दो केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। मतलब सब्जेक्ट का केस होता है, एक ऑब्जेक्ट का केस होता है। एक्चुअली जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो डिफाइंड है कि एज ए सब्जेक्ट या एज ए नॉमिनेटिव केस अगर हम यूज करेंगे उनको तो किस तरह से यूज करेंगे। एक्यूजेटिव केस मींस ऑब्जेक्ट में अगर हम यूज करेंगे उसको तो कैसे यूज करेंगे। जैसे कि आई है, आई अगर सब्जेक्ट में आएगा तो हमेशा आई ही लिखा जाएगा। आई रीड ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम स्विमिंग इन द रिवर, आई हैव सीन ए मूवी, यहां पे हमेशा आई रहेगा। बट अगर इसको हम ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो आई यूज नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि ही गेव आई ए बुक, यहां पे आई का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आई जो है, जो फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट का केस हो गया आई। उसको ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे हमेशा यूज, ही गेव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, राम केम टू मी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब हमारे यहां क्या है कि हर जगह क्या है कि ऑब्जेक्ट में हमने मी का यूज किया है। वी है,
वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, बट अगर इसको ऑब्जेक्ट में दे गेव अस दीज अपॉर्चुनिटीज, दे गेव अस, यहां पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पे दे गेव मी अस, सॉरी दे गेव वी नहीं लगाएंगे हम, दे गेव अस लगेगा हम, तो अस का यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट में ओनली। यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहता है, मींस यू गेव मी, आई गेव यू, यू हर जगह सेम रहता है। ही और सी, ही को हम हिम में कन्वर्ट करेंगे और सी को हर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आई गेव हिम ए बुक, आई गेव हर ए बुक। दे होता है तो उसको दे को हम क्या है कि ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें देम में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है आपके सामने, आई गेव हिम ए बुक, यहां पे जो रेड में है ये सब्जेक्ट है, ग्रीन में है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, तो क्या करते हैं हम, हिम को हमने जब हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, हिम को हम ही में कन्वर्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे हर होता तो हम इसको सी में कन्वर्ट कर देते, अगर अस होता तो हम इसको वी में कन्वर्ट कर देते। मी होता, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अस ऑब्जेक्ट हो सकता है, हिम ऑब्जेक्ट हो सकता है, हर ऑब्जेक्ट हो सकता है, देम ऑब्जेक्ट हो सकता है। जब हम इनको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इनको क्या है कि इनका जो सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, उसको हम यूज करेंगे। सिमिलरली जो नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट हमारा अगर आई है, वी है, यू है, ही सी है, जब हम उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जब हम, तो आई को हम मी में कन्वर्ट कर देंगे, वी को अस में कन्वर्ट कर देंगे, ही सी को हिम और हर में, और दे को देम में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीन ये हमें ध्यान रखना है कि मीन्स सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। दूसरी में क्या किया हमने, वर्ब चेंज कर दी। तीसरे में हमने क्या, प्रोनाउन का ध्यान रखना है हमने, जो कि हम चेंज करेंगे। और रूल नंबर 4 में क्या होता है, वर्ड बाय का यूज करते हैं हम। एक्चुअली हमने फर्स्ट रूल क्या था, ऑब्जेक्ट ले आए आगे, फिर हमने वर्ब को यूज कर दिया, थर्ड फॉर्म यूज कर दी, उसके बाद हमारे पास नया रूल आया है, नेक्स्ट रूल आया है हमारे पास बाय, कि हम बाय का यूज करेंगे हम बिफोर द ऑब्जेक्ट। बाय का यूज कर दिया, सोहन इज राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय सोहन, राम किक द बॉल वाज किक्ड बाय राम। देखिए बाय का यूज हमने ऑब्जेक्ट से पहले किया। बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं, बट रेयरली होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि बाय का यूज नहीं होता है। जैसे एक सेंटेंस है, आई नो हिम, ही इज नोन टू मी, यहां पे बाय किस का, टू का यूज हुआ। ये बहुत एक्सेप्शन है, रेयरली केसेस में आता है ऐसा, रेयरली कैसे सेंटेंस होते हैं। अदरवाइज इन ऑलमोस्ट ऑल द 99% जो केसेस होते हैं पैसिव वॉइस के, उसके अंदर हम क्या बाय का यूज करते हैं। बाय के यूज से ही हम क्या एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे आप कि एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो इन्हीं रूल्स को हमने फॉलो करना है। इन्हीं रूल्स के अंदर हम क्या है, वन बाय वन हमने बनाने हैं। तो ये 4 मेजर रूल है जो हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यूज कर रहे हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, एक सेंटेंस दिया हुआ है, सोहन इज राइटिंग ए लेटर। चलिए मैं आपको एक बार दोबारा से इसको समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए ये सेंटेंस है हमारे पास, 2 सेंटेंस आप दोबारा ले लेते हैं अपने। अब रूल वाइज समझाता हूं मैं आपको। देखिए अब रूल क्या कहता है हमारा, फर्स्ट रूल क्या कह रहा था हमारा, फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। हमने क्या किया, सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट में बदल दिया। वेरी गुड, ठीक है। दूसरा रूल था हमारा चेंज ऑफ वर्ब। अगर हमारे पास इज एम आर प्लस एनी फॉर्म इज गिवन तो हम इसको क्या करेंगे, इज बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग लिखा था मैंने, याद करना पड़ेगा आपको। ये 5 से 6 चीजें हैं ओनली, बस इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है, हमने रूल यूज कर दिया। थर्ड रूल था हमारा यूज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन यहां पे हमारे पास है नहीं है, यहां पे सोहन है, यहां पे एक लेटर है, तो हमें प्रोनाउन यहां पे है नहीं। तो प्रोनाउन अगर मान लीजिए सोहन की जगह अगर ये ही होता, मान लीजिए ये ही होता हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, रिटन बाय सोहन की जगह हम क्या कर देते, हिम कर देते, क्योंकि उसको हमने क्या कर दिया, हमने इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला है। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्यूजेटिव केस जिसको हम बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट केस जो बनाते हैं उसको हम ही को हिम में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ रूल था हमारा यूजिंग ऑफ बाय का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इन 4 रूल के साथ फिर हम देखिए, ये सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड हमने वर्ब को, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को वाज प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। प्रोनाउन यहां पे कोई है नहीं, बाय का यूज करके ऑब्जेक्ट बना दिया। तो मीन्स this way these 4 rules are there basically which are working in changing the active voice to passive voice in a simple sentence। अभी हम बात कर रहे थे कि सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस की। मान लीजिए कोई सेंटेंस होता है कि जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, ए सेंटेंस विद 2 ऑब्जेक्ट्स।
अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तब हम किस ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे? देखिए, क्योंकि रूल क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दो तरह के ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास होते हैं तो उसमें हम किस तरह से पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे? चलिए, अब एक हमारे पास एग्जांपल दिया है मैंने आपको, द कमेटी हैज नॉमिनेटेड हिम चेयरमैन। द कमेटी हैज नॉमिनेटेड हिम, देखिए अब यहां पे हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है, नॉमिनेटेड हिम, उसको नॉमिनेट किया, क्या नॉमिनेट कर दिया? चेयरमैन। अब देखिए ये दो सब्जेक्ट बन गए हमारे पास, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है कि यहां पे हम हिम और चेयरमैन है ये। अब इस तरह के केसेस के अंदर क्या होता है कि हमें जब भी हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, इनको दो तरीके से कर सकते हैं। दो पॉसिबल वेज आर देयर टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स के सेंटेंस होते हैं, उनको हम कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम हिम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे ला सकते हैं। हिम को हमने कन्वर्ट कर दिया ही में, उसके बाद जो रूल्स थे हमारे, हैज नॉमिनेटेड, हैज बीन नॉमिनेटेड लिख दिया। जो चेयरमैन जो यहां पे था, जो इसको हमने एज इट इज यहां पे एज इट इज रखा, उसके बाद बाय लगा के द कमेटी बना दिया। द कमेटी हैज नॉमिनेटेड हिम चेयरमैन, तो हमने क्या किया? चेयरमैन को, हिम को लिया, ही हैज बीन नॉमिनेटेड चेयरमैन बाय द कमेटी। तो हमने क्या हुआ कि जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहां पे, इसको हम पहले ले आए, और उसके बाद क्या है कि जो चेयरमैन था उसको हमें एज इट इज यहां पे वर्ब के बाद एज इट इज रख के हमने बाय से पहले इसको लगा के यहां पे क्या है कि इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में इस तरह से कंप्लीट कर दिया। चलिए, हिम को ना लेके अगर हम चेयरमैन को लेते हैं, मान लीजिए चेयरमैन को हमने सब्जेक्ट बनाया यहां पे, तो चेयरमैन को आगे ले आए हमने, चेयरमैन हैज बीन नॉमिनेटेड। पर ये ध्यान रहे आप, जब आपका ऑब्जेक्ट जो मतलब जस्ट आफ्टर वर्ब, जो ऑब्जेक्ट आपका वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट है, अगर उसको आपने एज इट इज रखना है यहां पे, तब हमें उसके अंदर टू का यूज करेंगे हम। देखिए, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं ये सेंटेंस कि जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम एज इट इज रखते हैं तो उसमें हमें टू का यूज करना पड़ेगा हमें। कैसे? देखिए, चेयरमैन हैज बीन नॉमिनेटेड, थोड़ा बोल के भी देखिए इसको आप, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, थोड़ा सा अंडरस्टूड भी होगा अच्छे से। चेयरमैन हैज बीन नॉमिनेटेड टू हिम बाय द कमेटी, कमेटी द्वारा क्या है उसको चेयरमैन नॉमिनेट कर दिया गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, राधा गेव मी ए बुक। यहां पे फिर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, मी और ए बुक। हम मी को भी आगे ला सकते हैं, ए बुक को भी, ये आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसी को जो भी आपको सुटेबल लगे। फर्स्ट सेंटेंस में मी को ले गए, मी इज कन्वर्टेड इनटू आई, गेव क्योंकि सेकंड फॉर्म है इसलिए हमने इसको वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई वॉज गिवन ए बुक, मैंने कहा था पहले भी कि मेन वर्ब के बाद जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, बाय राधा, ऐसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए हमने ए डोर को, ए बुक को हमने आगे रखना है मान लीजिए, फिर मैंने कहा था कि जस्ट मेन वर्ब के बाद अगर जो वर्ड लिखा होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको चेंज करेंगे, तब हमें क्या होगा कि टू का यूज करना पड़ेगा। ए बुक, अब बनाइए, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय राधा। इस तरीके से हम क्या होता है कि जब हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, उन दो ऑब्जेक्ट को हम क्या है कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में टू ऑब्जेक्ट्स को। तो ये हमारा रूल नंबर 5 था, जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? हमारे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस व्हिच आर स्टार्टेड विद द हेल्पिंग वर्ब्स और WH फैमिली वर्ड्स एंड इट इज ऑलवेज हैविंग ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इट बिफोर इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किस गई ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हम फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हैव यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट। अब हमारे पास क्या हुआ, सब्जेक्ट है जो हमारे पास हेल्पिंग सब्जेक्ट है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये पहचान हो गई है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए आप, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं इंटरोगेटिव का, तो उसका पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस भी इंटरोगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही बनेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर एक्टिव वॉइस आपका इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क फॉर्म में है, तो आपका पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन मार्क फॉर्म में ही रहेगा। ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के अंदर होता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। बट इन वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस के अंदर एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तब हम उसकी सेंटेंस का जो फंक्शन है, जो क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसको हम चेंज नहीं करते। ये ध्यान रहे आपको। तो हमारे पास क्या है, हैव यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट। हमारे पास क्या है,
रूल वही हैं जो मैंने आपको 4 से 5 रूल बताए थे। यहां पे एक ही रूल ध्यान में रखना है जो एक्टिव वॉइस में है, कि क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हमने भी क्या करना है, जो पैसिव वॉइस के अंदर भी क्या करना है, जो हमारे पास जो सब्जेक्ट बनाया है हमने ऑब्जेक्ट से, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है। बी, बीन और बीइंग, ये 3 वर्ड हैं। अब देखिए, BEEN बीन, बीइंग BEING बीइंग, और बी, ये जो 3 वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम ऐड करते हैं पैसिव वॉइस में। ये वर्ड्स हमेशा से क्या होते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आएंगे, और हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, ये सभी के सभी वर्ड्स क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट से पहले आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक वर्ड कहा था आपको कि पैसिव वॉइस भी क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से इसमें भी पहले ही रहे। इसलिए हमने क्या किया कि इस हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा हमने। उसी तरीके से चलेंगे हम। अब योर प्रोजेक्ट को आगे लेके आना था। योर प्रोजेक्ट क्योंकि सिंगुलर है, अब आप सोचेंगे कि ऊपर तो हैव लिखा था, नीचे हैज क्यों लिख दिया? क्योंकि जो रूल हमने पढ़ा था, हैज हैव को हैज हैव बीन में कन्वर्ट करते हैं, इज एम आर को इज एम आर बीइंग में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। योर प्रोजेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने हैव की जगह हैज यूज कर दिया यहाँ पे। तो हमने क्या किया, क्योंकि इसको इंटरोगेटिव बनाना था, हैज हैव को हैज हैव बीन में कन्वर्ट करना था, तो हमने इसको इंटरोगेटिव से स्टार्ट किया, हैज से स्टार्ट किया। योर प्रोजेक्ट, हमने इसका जो ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, बीन बाद में लगाया, उसके बाद फिनिश्ड बाय यूज, और रूल है वो सारे आपके सेम एज इट इज रहेंगे। एक ही रूल बदला है इसके अंदर। वो रूल कौन सा है? वो रूल है आपका केवल और केवल पैसिव वॉइस के अंदर भी हमने क्या कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बिफोर रखना है। बी, बीइंग और बीन जो हम एडिशनल वर्ड यूज करते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में, उनको हमने सब्जेक्ट के बाद रखना है और हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है। हेल्पिंग वर्ब मैं फिर बता दूं, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, विल शैल, कैन कुड मे माइट, जितने मॉडल्स होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं सारी। इन हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले रखना है। अब देखिए, डिड रेनू पेंट द पोर्ट्रेट, डिड रेनू पेंट द पोर्ट्रेट। अब यहाँ पे डिड, मैंने आपको रूल बताया था कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, तो अब उसको वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो डिड किस जगह वॉज लगाना है, तो हमने क्या है, क्योंकि इंटरोगेटिव बनाना है हमने यहाँ पे इंटरोगेटिव पैसिव फॉर्म बनाना है, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले पोर्ट्रेट था, उसको ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, उससे पहले वॉज यूज किया। वॉज द पोर्ट्रेट पेंटेड बाय रेनू, जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट बन गया विद हेल्प बाय एडिंग बाय, ये हो गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ कैन मीन्स, अगर क्वेश्चन मार्क अगर कोई WH फैमिली से, WH फैमिली का मतलब क्या होता है, व्हेन, वेयर, हु, हुम, व्हाई, सो एंड हाउ, इस तरह के वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है हमारा, तब हम क्या करेंगे, उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम सेम पैटर्न यूज करेंगे। ये स्टार्टिंग में है क्योंकि इंटरोगेटिव है ये, तो हम इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव रखना है पैसिव वॉइस में, तो हम इसको हाउ को वहीं के वहीं छोड़ देंगे। व्हेन होता है व्हेन को यहीं छोड़ देते हैं, और वाई होता है वाई को ये रखेंगे, वेयर तो वेयर यही रखेंगे। अब एक चेंज इसमें होता है, अगर मान लो हु आता है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा। अगर हु आ जाता है तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, लास्ट में बाय हुम लगाते हैं, बस। एक थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है, अदरवाइज सभी में क्या होता है, सभी में ऐसा ही होता है कि भी हाउ है, वेन है, वेयर है, हुज है, हुम है, तो इनको हम क्या करेंगे, वहीं स्टार्टिंग में रखेंगे। उसके बाद दूसरा जो मैं रूल बताया था कि हेल्पिंग वर्ब है उसको भी आगे रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट था द डिफिकल्ट सम, इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। बे, बी, जो एडिशनल हमने जो एक वर्ड ऐड किया था, हमने कैन बी होना चाहिए था, तो हमने इंटरोगेटिव में क्या है, कैन दिस सम बी। अगर ये होता विल, तो विल दिस डिफिकल्ट सम बी। अगर ये होता मे दिस डिफिकल्ट सम बी। वुड होता वुड दिस डिफिकल्ट सम बी। नीड नॉट दिस डिफिकल्ट सम बी। तो मीन टू से दैट जितने भी मॉडल्स हैं, जितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैव होता तो हैव दिस डिफिकल्ट सम बीन, हैव के साथ बीन लगाते हैं। हैड दिस डिफिकल्ट सम होता तो हैड दिस सम बीन, और अगर ये इज एम आर होता तो इज दिस डिफिकल्ट सम बीइंग, वॉज दिस डिफिकल्ट सम बीइंग। तो इस तरीके से हम क्या कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में ओनली मैं कह रहा हूं आपको, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस तरीके से हमने क्या कि पैसिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया या नहीं आया, प्लीज नोट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें मुझे, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट आता है, मान लीजिए हमारे पास, अब हमने बात की थी पहले सिंपल सेंटेंसेस की, फिर हमने बात की इंटरोगेटिव सेंटेंस की, अब हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की। आपको मैं याद दिला दूं, हमने हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए कितने सिस्टमेटिक तरीके से चीजें चल रही हैं हमारी। पहले हमें बताया गया सेंटेंस क्या होता है, फिर हमें बताया गया इसके टाइप्स क्या होती हैं, आई मीन टाइप ऑफ सेंटेंसेस का हम एक्टिव पैसिव वॉइस में भी यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच होगा उसमें भी यूज होंगे। तो मींस क्या है कि एक सीरीज बनाई हुई है, कोहेरेंसी, कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था ना कोहेरेंट होना चाहिए, तो कोहेरेंसी भी है हमारे सिलेबस के अंदर कंटेंट में। तो इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच आर शोइंग कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन एटसेट्रा। मींस इस तरह की जो चीजें शो होती हैं जिस सेंटेंस के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, नहीं पढ़ा आपने तो पढ़ लीजिएगा, लिंक आपके चैनल का लिंक आपका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप सेंटेंस टाइप्स पढ़िए आप, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको वॉइस में भी और डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब हम सेंटेंस, क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता, यहां पे सब्जेक्ट नहीं होता। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट हमेशा इसमें यू होता है, सामने वाला होता है, क्योंकि जब हम किसी को कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो किसको कर रहे हैं? द पर्सन हु इज लिसनिंग, जो हमारे सामने खड़ा है उस आदमी को हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ध्यान रहे, तो इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? यू हो गया। तो अब उसी को हम रिस्पॉन्ड करेंगे ना, सॉरी मींस उसी को हम बात कर रहे हैं जिसको हम, जो सॉरी सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जिसको हम बता रहे हैं। यू आपके जो सामने खड़ा है आदमी, उससे बात कर रहे हैं हम, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं उसको, ये चीजें। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसी को हमने यू को यूज करना है यहाँ पे। इसलिए क्या होता है, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब हम यू का यूज करते हैं, यू आर, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखा जाता है, तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए आर प्लस के थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा यहां किया जाता है। अब देखिए आपको पहचानना होगा, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तब आपको पहचानना होगा कि सेंटेंस किस सेंस में जा रहा है। क्या ये रिक्वेस्ट है, क्या ये एडवाइस है, ये एडवाइस है, क्या ये कोई सजेशन है, क्या ऑर्डर है, कमांड है, क्या चीज है, ये वो पहचाना जरूरी है। पहचानने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। बहुत इजी है, एक वर्ड, एक सिंपल सा सेंटेंस यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखिए क्योंकि प्लीज लिखा हुआ है, इसका मतलब एक क्लियर कट सेंस हो रही है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट करना, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज सॉल्व दिस सम, प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ पेपर, प्लीज प्रोवाइड मी ऑल द इंफॉर्मेशंस। तो ये क्या है, ये सभी सेंटेंसेस हैं जो, ये क्या है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है। तो प्लीज होता है, ये पैसिव वॉइस में हट जाता है, उसकी जगह हमने क्या यूज कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। टू के बाद क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी सोल्व दिस सम दिया हुआ है, एज इट इज हम उसको रख देंगे सोल्व दिस सम, कोई चेंजेस नहीं है, कोई बाय का यूज नहीं है, कोई तरह के और फंक्शंस काम नहीं करते इसमें, सिंपल सा फंक्शन काम करता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर आपको लगता है एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड टू, आपको लगता है कि ये कमांड है तो यू आर कमांडेड टू, आपको लगता है एक ऑर्डर है तो आप लिख सकते हो ये यू आर ऑर्डर्ड टू, सिंपली। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, डू नॉट टीज द डॉग्स। ये समझाना जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है मान लो, तो उस नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे यूज करेंगे, नोट सेंटेंस होता है जो, डू नॉट टीज द डॉग्स, डॉग्स कुत्तों को मत छेड़िए, मींस क्या हुआ, एक एडवाइस है ये। तो हम क्या करेंगे, मैंने पहले था यू आर रिक्वेस्टेड यूज किया, अब हम यूज करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू। अब टू टीज द डॉग तो नहीं होगा, डू नॉट को हमने क्या किया, नॉट टू में कन्वर्ट कर दिया। दोबारा बता रहा हूं आपको, डू नॉट को हमने जब नेगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आए, इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव फॉर्म में अगर बने तो हम टू की जगह नॉट टू का यूज करेंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टीज द डॉग, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टीज द डॉग्स। पेंट दिस पिक्चर, कई बार क्या होता है कि ये तो ठीक है, आपको प्लीज से पता लग गया, यहाँ पे डू नोट से, इससे आपको आइडिया हो गया कि ये एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। अब मान लीजिए सेंटेंस है पेंट दिस पिक्चर, आपको एक्सप्रेशन अगर इमोशन दिखा के बता रहा है तो आप कह सकते हो पेंट दिस पिक्चर, ये ऑर्डर हो गया, पेंट दिस पिक्चर ये रिक्वेस्ट हो गई, ये तो आप देख सकते हो। पर यहाँ पे एक पेपर में आपके अगर सेंटेंस लिखा हुआ तो आप कैसे पहचानेंगे
कि वो रिक्वेस्ट है, वो ऑर्डर है, आप क्या है वो चीज। तो उसको पहचानने के लिए क्या होता है कि हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, ना ही तो हम एडवाइस लिखेंगे, ना ही हम रिक्वेस्ट लिखेंगे, ना ही हम ऑर्डर लिखेंगे, उसमें हम लिख देंगे यू आर आस्क्ड, यू आर आस्क्ड टू पेंट द पिक्चर, सॉरी ये टू किस गए, दिस पिक्चर है यहां पे, यू आर आस्क्ड टू पेंट दिस पिक्चर, यू आर आस्क्ड हमने क्या किया, यू आर रिक्वेस्टेड यूज किया था, यू आर एडवाइज यूज किया था, यू आर कमांडेड यूज किया था, यू आर ऑर्डर्ड यूज किया था, यू आर सजेस्टेड यूज किया था। बट हमें अगर कंफर्म नहीं हो कि कौन सी सेंस वर्क कर रही है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, कुछ भी ना लिख के हम लिख देंगे यू आर आस्क्ड, यू आर आस्क्ड टू पेंट ए पिक्चर। एक और तरीका भी है इसको सोल्व करने का पैसिव फॉर्म में, लेट का यूज करके। देखिए लेट का यूज हम क्या करते हैं, लेट और बी का यूज करते हैं हमें हमेशा पैसिव फॉर्म के अंदर। अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसकी हमें सेंस नहीं पता हो, तो पेंट दिस पिक्चर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पेंट दिस पिक्चर, और ये है वर्ब हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे लेट से, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, बी का यूज करना है। ऑब्जेक्ट के बाद जैसे कि हमने पहले भी यूज किया ना, कि जितने भी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है उसके बाद हम यूज करते हैं बी का, बीन का, इनका। तो लेट द पिक्चर बी, पेंट को थर्ड से फर्स्ट फॉर्म, उसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेट द पिक्चर बी पेंटेड। अब मान लीजिए यहां पे प्लीज ना होता, मान लीजिए इसमें प्लीज नहीं होता, सोल्व दिस सम, तो हम क्या बनाते हैं, लेट दिस सम बी सोल्ड, लेट दिस सम बी सोल्ड। मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है, इसको बनाना है मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, लेट द डॉग बी नॉट टीज्ड, लेट द डॉग बी नॉट टीज्ड, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम, लेट द डॉग बी नॉट टीज्ड। तो मींस इस तरीके से हम क्या है कि लेट का यूज करके भी हम क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक लास्ट टाइप है, अगर मान लीजिए प्रोपोजिशनल सेंटेंसेस आते हैं कहीं पर भी, अगर हम जो भी सेंटेंस होता है उसके अंदर प्रोपोजिशन क्या होता है, द ऑफिसर्स आर लुकिंग इनटू द मैटर। अब ये प्रेपोजिशन इनटू, द कंपनी हैज फोकस्ड ऑन, देखिए ये प्रेपोजिशन वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उस केस में क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना। प्रेपोजिशन जहां पर होती है, एक्चुअली प्रेपोजिशन इज ऑलवेज अटैच्ड विद द वर्ड, विद द वर्ब, और वर्ब के साथ अटैच है वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। लुक्ड इन, लुकिंग इनटू है तो वो लुक्ड, लुकिंग का लुक्ड हो जाएगा, पर इनटू उसके साथ ही रहेगा। फोकस है वो फोकस ऑन है तो फोकस्ड ऑन हो जाएगा, वो ऑन इससे अलग नहीं होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, प्रेपोजिशन सेंटेंसेस जब आते हैं, तो जो भी हमारे पास प्रेपोजिशन है वो प्रेपोजिशन क्या है, लुकिंग इनटू है, उसको लुक्ड इनटू बना दिया। देखिए दोबारा से मैं आपको इसको समझा रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आए, द मैटर इज ए मार था, लुकिंग था, लेटर मैटर क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए इज बीइंग, लेटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द ऑफिसर, सिंपली बना दिया। कहने का मीनिंग ये कि हमने वर्ब के साथ जो इसके साथ जो ये प्रेपोजिशन लगी हुई है उसको इसके साथ ही रखना है, बस चेंज नहीं करना है इसको। एज फोकस्ड ऑन, तो हमने क्या, हैव बीन फोकस्ड ऑन, द मेन इश्यूज हैव बीन फोकस्ड ऑन बाय द कंपनी। तो मीन्स क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं उन फ्रेजेस के अंदर हमें ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में हमें हमेशा जो प्रेपोजिशन है उसको हमने क्या, वर्ब के साथ ही अटैच रखना है, इसको हमने चेंज नहीं करना। सो लुक इनटू, फोकस ऑन, ये दोनों बातें थी जो, इन दोनों बातों को हमने ध्यान में रखते हुए इनका प्रेपोजिशंस का हमने प्रेपोजिशन का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। तो ये था आपका लास्ट, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बताया आपको कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट द पॉइंट, गॉट द कंसेप्ट। जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो कॉन्सेप्ट है हमारा चेंज करने का, वो कॉन्सेप्ट शायद आपने सुना होगा, आपने अच्छे से समझा होगा, उसको हमने यूज कर लिया है और इसको आपने अब प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखिए आप इसको समझ नहीं पाएंगे, आप इसको, इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि अगर आपको एक बार आपने समझ लिया, उसके बाद अगर इसको आप छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद आप इसको भूल जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखें इस बात का कि जितने भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस है, उन सेंटेंसेस को आप यूज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आप मींस
आप मान लीजिए जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा, आपने टॉपिक पढ़ने के बाद क्या है कि हर तरह के सेंटेंसेस, बहुत तरह की ग्रामर की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, और कुछ पीडीएफ सीट्स हम भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो उन सेंटेंसेस को आप क्या बार बार क्या है कि पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए, उसको कन्वर्ट कीजिए उनको, और कन्वर्ट करके फिर आप चेक कीजिए वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। हर एक रूल को आप बार बार पढ़िए, उनको पढ़ने के बाद क्या होगा, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और उसको प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे। क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आना ही आना है। 3 या 4 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको, क्योंकि ये ग्रामर है, ग्रामर में आपको फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल है 5-7 मार्क्स का, कि मार्क्स कट सकते हैं, इसमें आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे आप कि इसको अच्छे से थॉरोली क्या है कि टॉपिक को कवर करें, ताकि आपके मार्क्स नहीं कटें। जैसे ये टॉपिक हो गया हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इनको डिटेल में हम समझेंगे तभी हम इनको अच्छे से कर पाएंगे। सो दिस इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। समझ लिया होगा, अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड आई विश दैट एवरीबडी वुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड एवरीबडी वुड ट्राई their level best to do maximum practice on the topics, on such topic of grammar in your syllabus. Okay students, thank you very much. I'm taking edu. Thank you, bye.